हेलो डियर फ्रेंड्स। मैं आप सभी लोगों का एसके ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। आज हम एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं मोशन क्या होता है। ठीक है, मोशन हमारा जब भी किसी पार्टिकल का टाइम के साथ उसमें पोजीशन का भी चेंज आए, जब भी किसी पार्टिकल का टाइम के साथ पोजीशन पे भी चेंज आए तो वहाँ पे मोशन होगा। मैं आपको एग्जांपल से समझाने का प्रयास करूँगा। जैसे ये पार्टिकल्स है, ठीक है, ये पेन हमारा एक पार्टिकल है। ठीक है, ये पार्टिकल है। तो जब हम इस पे पोजीशन पे चेंज कराना है हमको, टाइम के साथ हम जब इसको पोजीशन पे चेंज कराएंगे तो इसमें मोशन आएगा। जैसे देखिए, इसमें मोशन कब आएगा? टाइम तो मान लीजिए टाइम बदल रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है, तो उसमें मोशन नहीं होगा। दोनों कंपलसरी होता है उसमें। मोशन के पोजीशन के साथ साथ टाइम का भी चेंज होना ज़रूरी होता है उसमें। जैसे टाइम चेंज हुआ, इसकी पोजीशन पे भी चेंज आ गया। ये क्या है? ये मोशन। पहले यहाँ पे पेन था, तो जब टाइम के साथ पेन यहाँ पर आया तो यहाँ पर इसके बीच में एक मोशन मोशन उत्पन्न हुआ। इसी को हम मोशन कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे। हमारा जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक रहेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। मैंने मोशन आपको बता दिया, जब टाइम के साथ पोजीशन पे चेंज है तो वहाँ पे मोशन होता है। तो न्यूटन्स ने 3 लॉ दिए थे मोशन पर, जो मैं आपको बताने का या समझाने का प्रयास करूँगा। आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, पहला था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, यानी हिंदी में बोलूँ तो जड़त्व का नियम। ठीक है, इसमें क्या होता है? एवरी बॉडी रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। ये यूनिफॉर्म मोशन एक नया शब्द है। यूनिफॉर्म मोशन मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। पहले आप डिफिनीशन को समझ लीजिए। एवरी बॉडी रिमेन्स इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाई अ नेट एक्सटर्नल फोर्स। नेट एक्सटर्नल फोर्स, इसका मतलब ये हुआ कि जब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब समझ लीजिए, यूनिफॉर्म मोशन का एक बेसिकली मीन्स होता है कि जो कोई भी पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, उसकी वेलोसिटी में चेंज ना हो, वो हमारा यूनिफॉर्म मोशन होता है। ठीक है ना, वो हमारा यूनिफॉर्म मोशन होता है। जैसे देखिए, अब इसका डिफिनीशन, एवरी बॉडी रिमेन्स इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड बाई अ नेट एक्सटर्नल फोर्स। इसका मतलब अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो तब तक अपनी पोजीशन पर चेंज नहीं करेगा कि जब तक उस पर कोई हम नेट एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई करें। हमारी बात समझ में, अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, या अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में है तो ये यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। कब? जब तक उस पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स न लगाएं। जैसे आप यही देख लीजिए, ये पार्टिकल रेस्ट में है, ठीक है, इस पर हम फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये रेस्ट में है। अगर यही पार्टिकल मोशन कर रहा होगा तो ये मोशन ही कर रहा होगा। अगर हम उस पर कोई फोर्स न लगाएं तो रुकेगा नहीं, वो मोशन ही करता रहेगा। आ रही बात समझ में आपको? जैसे ये देखिए, ये पार्टिकल रेस्ट में था, अब हम इस पर फोर्स लगाएं तो ये इसके पोजीशन पर चेंज आ गया। ठीक है, यहाँ पर पहले पार्टिकल था, फिर कुछ समय बाद यहाँ पर आया। तो ये हमारा होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, जिसको हम लॉ ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। ये क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू एक्टिंग फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ बॉडी। ठीक है, अब आप इसको मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा तब आपको बेटर समझ में आएगा। जैसे देखिए, ये हमारा कोई पार्टिकल है या कोई वस्तु है जिसका मास m है। ठीक है, यह किसी रोलर वस्तु पर रखा है, रोलर ट्रेल पर रखा गया जो रोल करेगा। अब हम इस पर जब फोर्स अप्लाई करेंगे, ये मास m है, ये फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसकी पोजीशन पर चेंज आएगा। तो जैसे ही इसकी पोजीशन पर चेंज आएगा तो वहाँ पर एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा। जैसे ये पार्टिकल पहले यहाँ पे था, तो कुछ समय बाद इसकी पोजीशन यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसका पोजीशन यहाँ पे आ गया।
तो अब यहाँ इसके बीच में एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है, त्वरण जिसको कहते हैं। त्वरण की डिफिनीशन क्या होती है? जब टाइम के साथ किसी भी पार्टिकल का जब टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी में भी चेंज आए, वहाँ हमारा त्वरण उत्पन्न होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फोर्स लगा रहे हैं तो बेसिकली इसमें टाइम लगेगा, टाइम के साथ इसमें पोजीशन पर भी चेंज आ रहा है, वेलोसिटी पर भी चेंज आ रहा है, तो ये हमारा त्वरण उत्पन्न हो गया। तो ये अमाउंट ऑफ त्वरण होता है, एक्सेलरेशन होता है, वो दो क्वांटिटी पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। पहला क्वांटिटी है फोर्स, यानी इसके डिफिनीशन पर भी लिखा है द अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एम, यानी मास उसके फोर्स तथा उसके मास पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। यही दोनों इक्वेशन से हम ये इक्वेशन बनाते हैं जिसका ये मीन्स होता है एफ इक्वल टू एम ए। दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। आ रही बात समझ में? अब हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर बात करेंगे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन जिसको हम एक्शन एंड रिएक्शन भी कहते हैं। फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। हम किसी भी पार्टिकल पर जब कोई एक्शन करते हैं, जब कोई उस पर एक्टेड फोर्स करते हैं, तो वो हमारा जो फोर्स इक्वल रहता है बट अपोजिट रिएक्शन रहता है, अपोजिट डायरेक्शन का रहता है। ठीक है, जैसे इफ़ एन ऑब्जेक्ट ए एक्सर्टेड अ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बी। जब हम किसी ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है, उस पर हम ऑब्जेक्ट बी पर फोर्स कर रहे हैं, तो वह जो फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा? देन द बी ऑब्जेक्ट बी विल एक्सर्ट एंड इक्वल बट अपोजिट फोर्स ऑन ए। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ऑब्जेक्ट ए के द्वारा बी पर फोर्स करते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट बी है वो बी भी ए पर फोर्स करता है, इक्वल रहता है उसका अमाउंट बट अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। ये इसका मैथमेटिकल मीन होता है। ठीक है, इसका मतलब समझिए आप, ये कोई आदमी है, लड़का है, इस दीवार पर ये पुशअप कर रहा है, ठीक है, पुश कर रहा है यानी फोर्स से मार रहा है उस पर, ठीक है, फोर्स लगा रहा है उस दीवार पर। तो इसको हम मान लेते हैं ए और इसको हम मान लेते हैं बी। तो जब इस पर फोर्स लगाया तो ये ए बी हो गया। अब ये जैसे ही फोर्स लगाएगा ये दीवार इसको भी फोर्स लगाएगी, ठीक, वो होगी बी ए। अब दोनों इक्वल फोर्स है बट इसका डायरेक्शन इस तरफ है, इसका डायरेक्शन इस तरफ है, दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है, तो ये इसकी माइनस क्वांटिटी लग गया। आई बात समझ में? तो इसके द्वारा हम कुछ मैथमेटिकल टर्म्स भी निकाल सकते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ इक्वल टू एम ए, ये होता है क्वांटिटी एफ इक्वल टू एम ए। टी सी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ए को क्या लिख सकते हैं, डी वी बाई डी टी, इट इज़ एक्सेलरेशन। देन एफ ए बी इक्वल टू एम ए डी वी अपॉन डी टी। ये जो फोर्स एफ ए है ए के कारण है, पार्टिकल ए के कारण बी पर है, और जो फोर्स बी ए है वो पार्टिकल बी पर फोर्स ए के दो कारण है। ठीक है, ये होता है इसको हम इस फॉर्म में लिख दिए। ठीक है, ए पार्टिकल है तो एम ए डी वी वन डी टी, और बी पार्टिकल है तो एम बी डी वी वन डी टी। फ्रॉम द रिलेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये रिलेशन होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए ऊपर है। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, एफ ए बी की वैल्यू और एफ बी ए की वैल्यू पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, जो डी वी अपन डी टी है, डी वी अपन डी टी है, इट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, इट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। तो हम लिख सकते हैं इसको एम ए और इसको ए इक्वल टू एम बी ए। इसको क्या लिख सकता हूँ, ये माइनस क्वांटिटी जब मैग्नीट्यूड हटाते हैं तो उसका माइनस क्वांटिटी नहीं रहता है इसमें। ये कुछ मैथमेटिकल के पोर्शन है जो आपको याद रखना होगा। एम ए इक्वल टू एम बी ए बी अपान ए। इस ए को मैंने यहाँ पर ला दिया, ये हमारा एक रिलेशन बन जाता है जिसको हम बोलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ डिफाइंड मास यूनिकली। ये हमारा मास यूनिक बताता है। थैंक यू। मैंने आपको बताया यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में, जिसमें मैंने मोशन की डिफिनीशन बताया आपको क्या होती है, फिर उसके बाद मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताया क्या होता है, फिर उसके बाद